हफ्ते के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट। निफ्टी करीब 250 अंक टूटकर 26,000 के नीचे बंद। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 600 अंकों की कमजोरी के साथ 59,200 के नीचे हुआ बंद। इंडिगो की उड़ानों पर आज भी संकट बरकरार। शेयर 9% से ज्यादा टूटा। राज्यसभा में एविएशन मंत्री का बयान, देश में और ज्यादा एयरलाइंस पर फोकस। लीजिंग के नियम आसान बने। वहीं डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस इंडिगो को शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दी। डिफेंस और शिप बिल्डिंग शेयरों का आज निकला दम। बीडीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एचएएल में 4 से 6% की गिरावट। गार्डन रीच शिपिंग कॉर्पोरेशन और मझगांव डॉक का शेयर 3 से 4% फिसला। सरकारी बैंकों में कमजोरी। पंजाब नेशनल बैंक का 4.5% फिसला। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक में भी 3 से 4% का दबाव। एसबीआई भी करीब 2% कमजोर। रियल्टी शेयरों में भी कमजोरी। निफ्टी रियल्टी 3.5% लुढ़का। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अनंतराज और प्रेस्टीज का शेयर 5 से 6% फिसले। लोढ़ा, शोभा और ब्रिगेड में भी 3 से 4% की गिरावट। फिनो पेमेंट्स बैंक में भारी बिकवाली। शेयर करीब 10% टूटा। कंपनी को आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बनाने के लिए मंजूरी मिली। फर्टिलाइजर और केमिकल शेयरों पर भी दबाव। नवीन फ्लोरीन और दीपक नाइट्राइट 2 से 3.5% टूटे। वहीं दीपक फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर भी 2 से 4% दबाव में। और आज से खुले 2 नए आईपीओ। अब तक 14% भरा वेकफिट इनोवेशंस का इशू। आईपीओ के जरिए 1289 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। वहीं कोरोना रेमेडीज का आईपीओ। अब तक करीब 51% भरा आईपीओ के जरिए लगभग 655 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। अब 200 अंक टूटकर 25,950 के पास बंद हुआ निफ्टी और 550 अंक टूटकर 59,250 के नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी। आज अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो यहां पर भी बिकवाली जो है पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आई। लगभग 2% मिड कैप टूटा तो स्मॉल कैप में भी जो गिरावट थी उसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आया और यहां पर लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली। तो पूरी तरह से बाजार कह सकते हैं आज बहुत ही बेरिश सेंटिमेंट और बंद होते होते बाजार ने कहीं ना कहीं अपनी गिरावट को और ज्यादा बढ़ा दिया। 447 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 2508 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल और रिलायंस बहुत ही हल्की तेजी यहां पर देखने को मिली। गिरावट जो रही वो इंटरग्लोब एविएशन में 8.5% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। बीईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, इटर्नल और श्रीराम फाइनेंस में 2.5 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। और हरीश जी, टेक्निकल लेवल पर सबसे पहले आपसे राय जानना चाहूंगा। हमें बताइए 26,000 का लेवल टूट गया है, 25,800 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है और निफ्टी की बात करें तो यहां तो गिरावट ज्यादा ही रही। क्या रणनीति रखी जाए? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो हफ्ते का शुरुआत बिल्कुल खराब रहा मार्केट के लिए। देखिए, सरप्राइजिंग था कि मार्केट इतना वीकनेस आज दिखाई दे रहा था, क्योंकि फ्राइडे के दिन देखा जाए तो एक अच्छी तेजी के साथ मार्केट्स बंद हुए थे। लेकिन देखा जाए तो वीकली में एक इंडिकेशन दिखाया था कि मार्केट्स थोड़ा वीकनेस हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन। जिस तरीके से वीकली कैंडलस्टिक में देखा जाए तो एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन बनाया था टेक्निकली, तो उसके चलते कहीं ना कहीं इंडिकेशंस दे रहा था कि मार्केट्स हो सकता है थोड़ा वीकनेस हो सकता आने के लिए दिनों में देखने मिल सकता है। और अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं तो 29,850 का जो है एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, उसके नीचे पर चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे 25,650 से और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक कोशिश अप्रोच के साथ लेना चाहिए, क्योंकि 25,850 का अहम लेवल है, उसके नीचे और थोड़ा बिकवाली देखने मिल सकती है। हाउएवर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है तो बिकवाली के चलते पीसीआर जो जितना ऑलमोस्ट 0.65 के आसपास आ चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड है आज के ट्रेडिंग के हिसाब से। तो हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक स्लाइटली कंसोलिडेशन हो सकता है, मार्केट्स में एक माइनर अपटिक देखने मिल सकता है।
लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप देखा जाए तो थोड़ा वीकनेस हो सकता है इस हफ्ते में, और 24,850 इमीडिएट सपोर्ट है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और ऊपर की ओर देखा जाए तो 26,000 का जो आंकड़ा है उसके ऊपर निकलता है तो 26,100 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास होल्ड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि ये 59,000 के आसपास है। तो उसके नीचे फिसलता है तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत बिकवाली देखने मिल सकती है। ओवरऑल 59,000 के आसपास बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 59,800 से 60,000 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नंदिश हमें बताइए, जाहिर सी बात है कि आज तो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट थी वो भी कहीं ना कहीं गायब होती हुई नजर आई। ऐसे में आने वाले वक्त में आप कौन से सेक्टर्स को अभी भी बुलिश नजर आ रहे हैं? और हमको लगता है कि ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म अभी भी काफी सारे स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तेजी लग रही है। अब सिलेक्टिव एनबीएफसीज भी काफी अच्छे से करेक्ट होके वहां से भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी एक अच्छी खासी तेजी बनाई रखी चाहिए। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पर जो है वो एक बुलिश मोमेंटम नजर आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इन सब के बीच में अब जरा आपके सवालों को शामिल करते हैं। सुरेश कुमार का सवाल लेते हैं हरियाणा से, और इनके पास आइनॉक्स विंड का शेयर पड़ा हुआ है और इन्होंने 160 के भाव पे खरीदारी की है। नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ, बताइए क्या करना चाहिए हरीश जी? आइनॉक्स विंड में 160 की बाइंग है। प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो स्टॉक कुछ दिनों से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है, और जो इमीडिएट सपोर्ट से 128 वो आज के ट्रेडिंग सेशन में उसके नीचे क्लोजिंग दिया है पहली बार, अगर देखा जाए तो फरवरी के बाद। तो हो सकता है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं 120 से लेके नेक्स्ट उसके नीचे 110 के आसपास। तो हो सकता है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक अहम सपोर्ट था 128 का, उसके नीचे आज ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरा राय रहेगा कि इनको बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वीकनेस है बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि इनका ऑलरेडी नुकसान में है। मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स आए तो मिले तो 110 के आसपास वहां पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग करने के लिए कोशिश कर सकते हैं आइनॉक्स विंड में। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको आइनॉक्स विंड पे। अभिषेक गिरी हैं भोपाल से और आइनॉक्स ग्रीन पे राय जानना चाहते हैं। आज आइनॉक्स के शेयर्स काफी लोग पूछ रहे हैं और इन्होंने आइनॉक्स ग्रीन में 175 के भाव पे खरीदारी की है। 100 शेयर हैं इनके पास और फिलहाल फायदे में है, लेकिन हालांकि आज स्टॉक 4.5% टूटता हुआ। बताइए, पूछ रहे हैं कि आगे लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर है? नंदिश, आइनॉक्स ग्रीन क्या राय बंगी? स्क्रीन हमारे कवरेज में नहीं है तो मैं इस पर व्यू नहीं दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, दीपक का सवाल लेते हैं। उससे पहले आइनॉक्स ग्रीन पे हरीश जी से राय ले लेंगे। हरीश जी, आइनॉक्स ग्रीन आप ट्रैक करते हैं, बताइए क्या सलाह होगी? 175 की बाइंग है। प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो सितंबर से लेके एक अच्छी तेजी देखने मिल रही थी आइनॉक्स ग्रीन में। तो ऑलमोस्ट टॉप प्राइस 280 के लेवल टच करके वहां से करेक्शन करेक्टिव फेज में है फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है कि जो करेक्टिव फेज है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है 180 185 के आसपास, लेकिन वहीं पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट दिखाई दे रहे, जहां पे स्टॉक प्राइस यहाँ इसी लेवल से ब्रेकआउट के बाद एक रैली देखने मिल रही थी। मुझे लग रहा है कि 180 185 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इनको एवरेजिंग करना है तो वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी इनको मुनाफा है, तो मुझे लग रहा है कि रिवाइज स्टॉप लॉस मेंटेन करें 170 के आसपास। 170 के नीचे थोड़ा वीकनेस हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 180 185 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे चाहे तो थोड़ा एवरेजिंग के लिए भी सोच सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस अगर जरूर मेंटेन करना चाहिए इस वाले मार्केट्स में, जहाँ पे 170 का मेंटेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी। ठीक, तो सपोर्ट लेवल भी आपको बता दिए गए। दीपक रायपुर से सवाल आप पूछ रहे हैं और इप्का लैब पे राय जानना चाहते हैं नंदिश, और इनके पास 1428 इस भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 400 क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है और इनको चूंकि फायदा हो रहा है तो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इप्का लैब्स में। नंदिश, होल्ड करना चाहिए अगर उनका व्यू लॉन्ग टर्म है। इसमें हमारा प्राइस टारगेट अराउंड 1600 है। तो अगर मैं जब भी उनकी जेनरिक सेगमेंट की बात करता हूं तो वहां पर उनका अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाई दिया है।
प्लस उनका जो उन्होंने कंपनी जो रिसेंटली टेक ओवर की थी विच इज यूनिकैम लेबोरेटरी is likely to get started integrated in the next 12 to 15 months. तो वहां से भी अर्निंग्स आना चालू हो जाएगी. और अगर मैं बात करता हूँ फॉर FY25 to 28, they are likely to report nearly 20% CAGR growth in terms of net profit और nearly 15% growth in EBITDA. तो अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है तो आपको इपका है तो आपको ये शेयर रखने चाहिए. चलिए, तो ये राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक्स पे. बढ़ते हैं आगे और यहां पर विनोद राय का सवाल लेते हैं. आगरा से इन्होंने सवाल पूछा है. आदित्य बिरला फैशन पे राय जानना चाहते हैं. हरीश जी, 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनकी एवरेज बाइंग 85 रुपीस की है. फिलहाल इनके भाव से 10 रुपया 11 रुपया नीचे है स्टॉक और पूछ रहे हैं कि कब तक लॉस कवर हो जाएगा. हरीश जी. प्रशांत जी, एक्चुअली इस जो स्टॉक है डीमर्जर हुआ था, तो उसके बाद मेरे पास अभी फिलहाल के लिए इसका डेटा पॉइंट थोड़ा कम है, तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता इस स्टॉक के लिए. फिलहाल के लिए मेरे रडार के बाहर है स्टॉक. आदित्य बिरला फैशन पे आप कोई राय दे पाएंगे? सर, आदित्य बिरला फैशन पर हमारा व्यू न्यूट्रल है और इसमें हमारा प्राइस टारगेट इज अराउंड 155. तो अगर मैं बात करता हूं, जब भी उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे सितंबर के, तो उसमें almost flat 40% down थे, just because there was higher lease related cost. So यहाँ से ऐसा लगता है कि second half can be better for Aditya Birla Fashion just on the back of a good wedding season and what is the lowering of GST transitions. So यहाँ से अगर उनका longer term view है तो एक बार उनका cost आता है तो निकल जाना चाहिए. चलिए, तो आपको एक विस्तृत नजरिया आदित्य बिरला फैशन पे, एक न्यूट्रल व्यू फिलहाल नजर आता हुआ. बढ़ते आगे. निशिकांत ठाकुर का सवाल लेते हैं. IRFC पर राय जानना चाहते हैं. इनकी खरीदारी का जो स्तर है वो 152 है और फिलहाल 4389 का इनको नुकसान हो रहा है. आज भी स्टॉक जो है लगभग 3% टूटता हुआ नजर आ रहा है. बताइए हरीश जी, क्या करना चाहिए? IRFC में 152 की बाइंग है. प्रशांत जी, बिल्कुल अगर देखा है तो रेलवे स्टॉक्स में कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने मिल रहा है, तो कई बड़े ऐसे कंसोलिडेशन में स्टॉक्स है. अगर IRFC की बात करते हैं, IRFC पे ऑलमोस्ट एक डाउन ट्रेंड में देखा जा रहा है. तो मेजर मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो सारे मेजर मूविंग से नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है फिलहाल भी. तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो सपोर्ट्स में देखा जाए तो IRFC के लिए ऑलमोस्ट 105 लेवल जो है एक अहम लेवल रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी लेवल से हमने एक शार्प रिकवरी देखने मिल रहा था स्टॉक में. तो 105 के स्टॉक के साथ अभी फिर बनाए दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस थोड़ा टाइम लग सकता है इनको एक बड़ा अच्छा रिवर्सल देखने में. लेकिन सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 105 के आसपास दिखाई दे रहे IRFC में. तो ये है आपको एक रणनीति मिलती हुई IRFC पे. अमित दास का सवाल लेते हैं और इनका सवाल है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे. और आज तो जो डिफेंस के शेयर हैं वो किस तरह पिटाई हुई है. हालांकि अच्छी चीज ये है कि इनकी बाइंग 257 की है, तो फायदे में है यहाँ पे. बताएं नंदिश, क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लेना चाहिए या अभी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहा जा सकता है? लॉन्ग टर्म पर डिफेंस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है और भारत इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिकली पर हमारा प्राइस टारगेट इज अराउंड 500. तो भारत इलेक्ट्रॉनिक इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन द डिफेंस सेगमेंट और स्लो एंड स्टेडीली इट इज मूविंग अप द वैल्यू चेन एंड दैट इज द रीजन इट कैन गेट अ हायर मल्टीपल आल्सो एंड अ हायर मार्जिन आल्सो. तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक इज 100% होल्ड. तो होल्ड करने की आपको सलाह यहां मिलती हुई. इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने YouTube पर सवाल भेजते रहिए. तो हरीश जी बताइए, आज आपकी टॉपिक क्या क्या है? प्रशांत जी, मेरे रडार पे दो स्टॉक्स है. पहला एक बाय का और एक सेल का. पहला बाय का देखा है तो अजंता फार्मा में बाय करने की राय है. ये क्लियरली डिस फॉर्मेशन के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन चुका है डेली में, और एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में. मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं अजंता फार्मा में, जहाँ पे टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 2800 का और बाद में 2880 के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2600 का अजंता फार्मा में.
दूसरा एक सेल साइड का स्टॉक रहेगा जो कि जुबिलिएंट फूड। अगर जुबिलिएंट फूड में रहेगा तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में रहा, स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में भी है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकडाउन भी दिया था स्टॉक में, तो लग रहा है कि नीचे के और डिप देखने मिल सकता है, जहां पे 555 के आसपास सपोर्ट है, उसके टारगेट्स, उसी के टारगेट्स के लिए सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकती है जुबिलिएंट फूड में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 600 में जुबिलिएंट फार्मा के लिए। चलिए, तो जुबिलेंट फूड सेल साइड की आपको सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और नंदीश जी से भी कॉल ले लेते हैं। नंदीश जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है इस बाजार में? सर मेरा टॉपिक करंटली इज आईसीआईसीआई बैंक। सो अगर मैं बात करता हूँ आईसीआईसीआई बैंक की, तो उन्होंने एक ऑलरेडी उनका एक जो सब्सिडरी थी विच इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इज लाइकली टू कम आउट विद एन आईपीओ विच विल अनलॉक वैल्यू फॉर इट। प्लस आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में द आईसीआईसीआई बैंक हैज रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली नंबर्स। तो ICICI is a top pick in the private sector banking space with a target price of around 1700 rupees. चलिए, आईसीआईसीआई बैंक 1700 के लक्ष्य के लिए लंबी अवधि के हिसाब से खरीदारी की सलाह। शुक्रिया करेंगे नंदिश, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।